डियर व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का आपने नाम सुना होगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट एक इंडियन रेलवेज का लैंडमार्क रिवॉल्यूशनरी प्रोजेक्ट है जो इनफैक्ट इंडियन रेलवेज के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा, बिकॉज बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज के पास है और इंडिया की ये पहली बुलेट ट्रेन सक्सेसफुली होने जा रही है। लेकिन कब ये सक्सेसफुली होगी, इसी के ऊपर विवाद हो गया है। भारत सरकार बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को जापान के साथ मिलकर बना रहा है। जापान बहुत ज्यादा फंडिंग कर रहा है, टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है और भी एक तरीके से रिसर्च एंड अदर थिंग्स में सपोर्ट कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत सरकार और इस समय जापान की सरकार, इन दोनों के बीच में एक क्लैश हो गया है। क्लैश इज रिलेटेड टू डेडलाइन। भारत सरकार चाहती है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करना। जापान की जो इस समय वेंडर हैं, जो सप्लाई कर रहे हैं मटेरियल्स को, वो एक तरीके से भारत सरकार को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं कि क्या वो रियली उस डेट तक खत्म कर सकते हैं जिस डेट की गुजारिश भारत सरकार जापान से कर रहा है। इसके बीच में एक विवाद खड़ा हो गया। अब इसी की वजह से भारत सरकार जो है वो जापान के ऑल्टरनेटिव पार्टनर्स, जिसमें यूरोप यूनियन इमर्ज होके आया है, तो क्या भारत सरकार अब आने वाले जो बचा कुचा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम है, क्या उसको जापान से नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन के कंट्री से करवाएगी? ये एक सवाल आता है। दूसरा सवाल एक और इंपॉर्टेंट है कि जापान में आखिरकार चल क्या रहा है। क्यों जापान कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है कि वो इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम तक खत्म कर पाएगा? ये इसीलिए बिकॉज ये कोई एक सिंगल इशू नहीं है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से जापान बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपने कमिटमेंट से इस समय बैकआउट करते हुए दिख रहा है, बिकॉज जापान इज स्ट्रगलिंग फ्रॉम सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। या इनफैक्ट आप उसको ये भी कह लें कि जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपने सबसे बुरे क्राइसिस से इस समय गुजर रहा है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट का डीले होना ये काफी ज्यादा स्वाभाविक है, बिकॉज इस तरीके के डीले और भी जापान के प्रोजेक्ट्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। और तीसरा, क्या रियली इंडिया को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए इतना ज्यादा अर्जेंटली फोकस करना चाहिए, या क्या हमें किसी और ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट जो कॉस्ट सस्टेनेबल हो उनके ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए? इन तीन सवालों के आंसर्स आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब न्यूज क्या है देखिए कि 1.8 लाख करोड़ से बनते हुए मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन है, इसमें डीले होने रहा है, इसमें डीले होने की प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए इंडिया जो है वो अब ऑल्टरनेटिव पार्टनर्स ढूंढ रहा है मोर देन जापान, सो दैट भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को 2026 तक लॉन्च कर सके। सो जो भारत सरकार का डेडलाइन है वो डेडलाइन है 2026। क्यों? बिकॉज गुजरात स्टेट असेंबली का चुनाव 2027 में होने जा रहा है, इसलिए भारत सरकार चाहती है कि 2026 के एंड तक इस प्रोजेक्ट को हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। इसी बारे में जापान जो है वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से भारत सरकार अब ऑल्टरनेटिव कंट्री की तलाश में है। ये जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, इट इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड एट 1,08,000 करोड़। ये एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है यूनियन गवर्नमेंट गुजरात और महाराष्ट्र का। इसमें सबसे खास बात क्या है कि इसका 80% कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जापान सॉफ्ट लोन से फंड कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ जापान के द्वारा एक बनाई गई एजेंसी है जिसका नाम है जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जो इस प्रोजेक्ट का 80% कॉस्ट उठाएगी। इसके लिए जीका जो है वो भारत सरकार को लोन देगी। वो लोन की अवधि है 50 साल और इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है एट 0.1% इंटरेस्ट रेट, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ सॉफ्ट लोन। ये इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन होने जा रहा है और ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बॉम्बे से स्टार्ट होगा और ये अहमदाबाद के साबरमती तक जाएगा। इसकी डिस्टेंस अगर हम देखें दोनों मुंबई से साबरमती तक की, तो ये लगभग 510 किलोमीटर का इनका डिस्टेंस है और ये अब डिस्टेंस को ट्रैवल कर पाएगा ओनली इन 2 hours 7 minutes, बिकॉज इसकी जो स्पीड है आप देख सकते हैं, इट इज गोइंग टू ट्रैवल एट 320 किलोमीटर पर आवर। तो ये पर्टिकुलर मैप देख सकते हैं आप, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से लेके साबरमती अहमदाबाद तक ये ट्रेन कवर होगा। बीच में वापी, सूरत, वडोदरा, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज भी इसमें कवर किए जाएंगे। टोटल डिस्टेंस 508 किलोमीटर है, जिसका टाइम ये बुलेट ट्रेन लेगा लगभग 2 घंटा 15
मिनट ना। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि 20 नवंबर से हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स में हमारे बैचेस ऑफलाइन स्टार्ट हो रहे हैं। ऑल्सो एट अ वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। करोल बाग के डिटेल, मुखर्जी नगर के डिटेल, प्रयागराज के डिटेल और पटना ब्रांच के डिटेल, ये चारों ऑफलाइन सेंटर्स की डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे अगेन आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। ना हुआ क्या है, आप समझिए कि ऐसा क्या हो रहा है। तो 2015 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया था भारत सरकार के कैबिनेट के द्वारा। इस प्रोजेक्ट का प्रोबेबल टेन्योर था कि 2027 के पहले तक ये खत्म हो जाएगा, बिकॉज 2027 में गुजरात का असेंबली चुनाव है और उसके पहले इस चीज को खत्म करना है। लेकिन इसी बात पे जो जापान के समय सप्लायर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, वो भारत सरकार की इस रिक्वेस्ट के ऊपर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत जो है वो आज यूरोप को ऑल्टरनेटिव पार्टनर की तरह देख रही है। ना ये पर्टिकुलर जो डीले का मुद्दा है, ये कई महीनों, इनफैक्ट लास्ट ईयर से चल रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अश्विनी वैष्णव जो इंडिया के रेल मिनिस्टर हैं, वो भी जापान विजिट गए थे इस पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका कोई आउटकम सिग्निफिकेंट नहीं निकल पाया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इस साल के सितंबर महीने की बात करेंगे तो सितंबर महीने में भारत सरकार ने तो इनफैक्ट ये प्लान बना भी लिया था कि जापान को हमें साइड स्टेप करके किसी दूसरे कंट्री या किसी दूसरे वेंडर्स के साथ हमें बातचीत करना पड़ेगा। इनफैक्ट ग्लोबल टेंडर की एक इंटरनल डायरेक्टिव भी इंडियन रेलवेज में तैयार कर दी गई थी, लेकिन इस ग्लोबल टेंडर को रिलीज नहीं किया गया था, बिकॉज इसी समय जापान की सरकार बदल चुकी थी और भारत सरकार को लगा कि नए सरकार से हम एक बार बात कर ले। अगर नई सरकार कमिटमेंट दे पा रही है इस पर्टिकुलर टाइम पे, देन इस ग्लोबल टेंडर को निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब बात आता है कि इस पर्टिकुलर चीज से इंपैक्ट क्या होगा अगर भारत जो है वो जापान छोड़ के यूरोप से अब बचे कुचे अपने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम करवाती है, तो उसके इंपैक्ट क्या होंगे। इसके दो मेजर इंपैक्ट है। पहला इंपैक्ट है कॉस्ट एस्केलेशन, बिकॉज जो जापानीज स्पेसिफिकेशंस है और जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स है वो दोनों अलग हैं। अब अगर हमें यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे काम करना होगा तो इससे वजह से एक्स्ट्रा 15,000 करोड़ की लागत आ सकती है। ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट बहुत महंगा है, इसके ऊपर अगेन 15,000 करोड़ का कॉस्ट, that is something unfeasible at this point of stage. दूसरा impact है which is very very important impact which might happen कि इंडिया जापान के रिलेशन में एक डिप्लोमेटिक फॉल आउट हो जाएगा, बिकॉज अगर आप इस तरीके की चीज करते हैं तो एक तरीके से ये मैसेज देगा जापान को कि यू आर साइड स्टेपिंग जापान और हमारे बायलैटरल रिलेशंस में एक प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज रिसेंट टाइम्स में इंडिया जापान हैव इमर्ज्ड वन ऑफ द बेस्ट पार्टनर्स इन इंडो पैसिफिक। सो इसका ये इंपैक्ट भी आ सकता है। अब जैसा मैंने पहले कहा था कि जापान जो है वो रियली आज बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहा है, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम हो, चाहे वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, और इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से आज जापान जो है वो अपने कमिटमेंट को इंश्योर नहीं कर पा रहा है इन प्रोजेक्ट्स के लिए इंश्योर नहीं कर पा रहा है। अगर हम ये पर्टिकुलर देखिए कि जापान इज एंटरिंग इनटू अ न्यू एरा ऑफ इंस्टेबिलिटी। जिस तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है जापान के, जब शिंजो एबे थे, जिनका आपने नाम सुना होगा, जापान के सबसे फेमस प्राइम मिनिस्टर, जो अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, उसके बाद फुमो किशिदा आए और उसके बाद इशिबा आए, लेकिन जब से शिंजो एबे जापान के पॉलिटिक्स से गए हैं और उनकी जो मेजर पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसका एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है, जिसकी वजह से आज जो जापान की सबसे बड़ी पार्टी थी वो आज उतना ज्यादा सपोर्ट लोगों का एंजॉय नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जापान में एक इंस्टेबिलिटी आ गया। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर किसी भी देश में आता है तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, इसलिए आज जापान एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है। दूसरी तरफ अगर इकोनॉमी की बात करें तो जापान की इकोनॉमी में भी बहुत सारा प्रॉब्लम। इनफैक्ट कोविड के बाद जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा है, जापान का कर्ज बढ़ा है, जापान के जो लोग हैं उनका कंजम्पशन घटा है, इसकी वजह से आज जापान की इकोनॉमी में दैट जो एक पोटेंशियल था आज उस हद तक पोटेंशियल नहीं देखने को मिला है। और तीसरा सोशल प्रॉब्लम, और ये बहुत ही ज्यादा ग्रेव प्रॉब्लम है कि आज जापान की जो डेमोग्राफी है वो एक ओल्ड एज पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से जापान आज उस तरीके का कंजम्पशन, उस तरीके का स्पेंडिंग, उस तरीके का वर्कफोर्स नहीं एंजॉय करता है जो ये कई सालों पहले करता था। इनफैक्ट अगर बीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो अबव 80 ईयर ओल्ड अगर हम देखेंगे तो 10 में से 1 लोग इस तरीके की कैटेगरी में आते हैं, और अगर
60 प्लस में देखेंगे तो लगभग वो 4 से 5 लोग 10 में आ जाते हैं, विच मीन्स जापान इज रियली सफरिंग फ्रॉम अ ह्यूज सोशल डेमोग्राफिक प्रॉब्लम। तो ये सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से आज जापान इज फेसिंग इट्स वर्स्ट नाइटमेयर, और कैसे इस क्राइसिस को रिजॉल्व करके जापान इसके बियॉन्ड आएगा ये तो समय बताएगा। अब सवाल क्या आता है, दो चीज क्रिटिकल एनालिसिस, इसमें मैं कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता हूं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, सो दैट दिस कॉन्वर्सेशन बिकम्स वेरी मच इंटेलेक्चुअल। पहला है कि क्यों आखिरकार इलेक्शन के पहले लॉन्च करना है। ये देखिए, ये कोई इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, हर एक डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है इट्स अ पॉलिटिक्स ऑफ कंपल्शन। आपको लोगों को दिखलाना है, अब लोगों को दिखलाना है क्योंकि लोग जो देखते हैं वही उसी बात पे वोट करेंगे। अगर इलेक्शन के बाद भी ये लॉन्च होता तो उससे क्या फर्क होता, देश के हित में ही होता। तो इसलिए इलेक्शन के पहले इसको लॉन्च करने से डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब करना, क्या ये एक सेंसिबल बात है। दूसरा, क्या इंडिया को रियली बुलेट ट्रेन चाहिए। देखिए, इसमें मैं कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता हूं, आप अपने ओपिनियन बताएं, बट मैं आपको एक डेटा दे रहा हूं। अगर हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस जो मुंबई से अहमदाबाद जो सेम रूट कवर करती है जो ये बुलेट ट्रेन कवर करने जा रही है, अगर मुंबई से अहमदाबाद का हम देखें 17 दिसंबर, मैंने कोई रैंडम डेट ले लिया है, इसका डिस्टेंस वही 508 किलोमीटर है जो बुलेट ट्रेन का डिस्टेंस है जो कवर करने जा रही है। अगर मैं वंदे भारत ट्रेन का देखूंगा टाइम तो 5 घंटा 30 मिनट लेती है, और इसी चीज को आधा कर देगी बुलेट ट्रेन विच इज अराउंड 2 hours 15 minutes। अब अगर बात करें हम किराया का, तो वंदे भारत का किराया अगर आप देखते हैं तो 1365 रुपए है चेयर कार का। अगर हम बुलेट ट्रेन की बात करें, क्योंकि वो टाइम को रिड्यूस कर देती है हाफ से, तो आई एम एज्यूमिंग कि जो कॉस्ट है वो भी डबल हो जाएगा। तो लगभग मान लीजिए 2700-2800 का खर्च आपका बुलेट ट्रेन का आएगा। तो मतलब वंदे भारत से आधा टाइम तो डबल किराया। लेकिन अगर मैं इसी डेट 17 दिसंबर की फ्लाइट्स ऑप्शन एक्सप्लोर करूं तो फ्लाइट में मुझे लगभग 27, 25, 28 इसी के बीच में आ जा रही है, बिकॉज मुंबई अहमदाबाद के नॉन स्टॉप कई फ्लाइट्स यहां पे चलते हैं। अब सवाल आता है कि क्या बुलेट ट्रेन हमें लॉन्च करना चाहिए। यस, लॉन्च करना चाहिए। कोई भी कंट्री के लिए बुलेट ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितना ज़्यादा मोबिलिटी आसान होगा उतना ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, ग्लोबल इमेज आता है, सब कुछ सही है। बट क्या आज इस स्टेज पे जब इंडिया के पास बेसिक ट्रेन अच्छे से नहीं चल रहे हैं, आप देखिए छठ पूजा में किस तरीके से लोगों को भेड़ बकरियों की तरह अपने घर जाना पड़ता है, या किसी भी फेस्टिवल में अभी आप देखिए ट्रेन किस तरीके से फुल चल रहे हैं बिकॉज ऑफ शादी का लगन चल रहा है। तो क्या आज इंडियन रेलवेज की प्रायोरिटी बुलेट ट्रेन और इन चीज़ों से हटकर हमारे जो बुनियादी ट्रेन ढांचा है उसको और ज़्यादा स्ट्रांग नहीं करना चाहिए। या दूसरा ओपिनियन ये भी है कि बुलेट ट्रेन जो है वो एक तरीके से सप्लीमेंट्री है, इट इज़ नॉट रिप्लेसिंग द गवर्नमेंट्स प्रायोरिटी ऑन द मेजर ट्रेन्स। तो आपके क्या व्यू हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, आप ज़रूर बताएं। आई विल बी हैप्पी टू लिसन टू योर वॉइसेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।